हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम लेके आ गए फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 66 को। जैसा कि पिछले एपिसोड में टॉप लेवल की फाइट हो रही थी, बट उसमें पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड नहीं हुए थे। उसकी कमी पूरी हो जाएगी इस एपिसोड में इसमें ऑल आउट बैटल दिखेगी, सो आप वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि पहले उसे देख लो, जैसे ये स्टोरी आपको और भी अच्छे से समझ में आए। नाउ लेट्स रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में वो 9 सोर्स मॉन्यूमेंट का स्पिरिट, जो कि ओल्ड मैन की फॉर्म में था, वो शाओयू के साथ मिलकर ट्विन गोस्ट टेम्पर के ऊपर हमला कर देता है। साफ तौर पे शाओयू और ओल्ड मैन यिनशे यानी कि ट्विन गोस्ट टेम्पर को बिल्कुल समय नहीं देना चाहते थे। शुरुआत से इनके अटैक्स बहुत ही हैवी होते हैं और इस बात को यिनशे भी समझ जाता है। वो जानता था कि जब तक उसे अपना दूसरा हाफ नहीं मिलता है तब तक वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से वो भी अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करके इन दोनों से बचने की कोशिश करता है। उसके लिए अफसोस की बात थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शाओयू भी फील करता है कि चीजें इस तरीके से चलती रहती है तो दोनों भी काफी अर्ली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि तब ट्विन गोस्ट टेम्पर को भागने का मौका मिल जाए। इस वजह से वो जियान से सीक्रेट रियल्म वाली इमोर्टल सोर्ड की डिमांड करता है। वैसे कुछ समय के लिए बोरो करना चाहता था, क्योंकि शाओयू और वो ओल्ड मैन चाहे कितने भी खतरनाक अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, असल में वो अटैक्स यिनशे के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाते थे और ऐसा करने के लिए एक पावरफुल वेपन की जरूरत होती है। जियान बिना हेजिटेशन के उस इमोर्टल सोर्ड को 9 सोर्स मॉन्यूमेंट के पास भेज देता है। उसने ओल्ड मैन के पास से सोर्ड को इसलिए भेजा था क्योंकि ओल्ड मैन का ऑरा फायर एट्रीब्यूट का होता है और वो इस सोर्ड को और भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। और लगता है जियान ने सही सोचा था। काफी अर्ली एक टेरिफाइंग एनर्जी ओल्ड मैन की चारों तरफ इकट्ठी होने लगी थी। यिनशे भी इस खतरे को महसूस करके एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे इस यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट की सारी कोर्सटीची उसके शरीर में अब्सॉर्ब होने लगती है। जब तक ओल्ड मैन ने सोर्ड स्लैश तैयार कर पाई थी तब तक यिनशे की स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 8 स्टार गोस्ट एम्पर के लेवल पे पहुंच जाती है और फिर होती है दोनों के बीच में क्लैश। पूरी फाइट को एंजॉय करने के लिए आप पिछले एपिसोड को रेफर कर सकते हो। जब एक्सप्लोजन खत्म हो जाए तो हमें मालूम पड़ता है कि दोनों अटैक्स बराबरी पे होते हैं। तभी यिनशे यानी कि ट्विन गोस्ट एम्पर एक अजीब सी पावर को एक्टिवेट करता है। उसके चारों तरफ जो ब्लैक ब्लडी मिस्ट थी उसमें कई घोस्टली फेसेस दिखाई देने लगते हैं। गोल्डन डैगिंग बताते हैं कि पावर ऑफ गोस्ट है, ये गोस्ट एम्पर की पावर से ऊपर की लेवल की पावर है। अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस एपिसोड में। आसमान में बूम 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 की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब यिनशे और 9 सोर्स मॉन्यूमेंट एकदम फियर्स तरीके से टकरा रहे होते हैं, जिससे आसमान में टेरिफाइंग एक्सप्लोजन्स फैलते हैं। ट्विन गोस्ट एम्पर यिनशे की नई इविल पावर अब 9 सोर्स मॉन्यूमेंट को ही परेशान करने लगी थी। वो ओल्ड मैन कहता है डू इट। ये सुन के वुजियांग, हुडू और फ्लेम टाइगर एक दूसरे से ग्लेंसेस एक्सचेंज करते हैं, फिर अपने पावरफुल अटैक्स को तैयार करके गोस्ट एम्पर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। बैंग बैंग की आवाज के साथ आसमान के भी परकच्चे उड़ रहे थे। ये के बाद एक टेरिफाइंग अटैक सीधा यिनशे के इविल ऑरे में जाके टकराते हैं। इनमें से कई अटैक्स उस बैरी को भी तोड़ पा रहे थे, जिसे यिनशे ने काफी मेहनत से बनाया होता है। यिनशे दांती मीस के बोलता है डैम इट। लगता है उसने इन सभी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शाओयू और वो ओल्ड मैन होने वाले हैं। जब उसके डिफेंसेस में इतने सारे होल्स हो जाते हैं तो यिनशे की पावर थोड़ी कमजोर हो गई थी। वैसे भी 9 सोर्स मॉन्यूमेंट से फाइट करने की वजह से अब वो भी एग्जॉशन फील करने लगा था। वो अपने दोनों हाथों को आसमान में उठाता है। शुशिंग की साउंड के साथ उसकी गोस्टी में से वो ब्लैक पाइथन जैसी डार्क चेन्स उस अटैक से डिफेंड करने लगती हैं। ये उसकी चारों तरफ घूम के दुश्मनों को दूर रख रही थी। ऐसे नजारे को देख के 9 सोर्स मॉन्यूमेंट तेजी से हंसने लगता है। वो कहते हैं हाँ यिनशे, भले ही तुम दोनों मर्ज भी हो जाते हो तब भी तुम हम सभी कंबाइंड स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पाओगे। साफ तौर पे उस बुड्ढे की ये बात यिनशे के कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए कही गई थी और यिनशे भी इस बात को जानता था। असल में भले ही रिसेंटली यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट की पावर को ऑब्जर्व करके हाफ स्टेप 8 स्टार गोस्ट एम्पर में ब्रेक थ्रू कर लिया हो, वो तभी इस पूरी पावर को अपने शरीर से इंटीग्रेट नहीं कर पाया था। यिनशे कोल्ड आवाज में कहते हैं हम ऐसी बातें तो चलो देखते ही है। तुरंत ही हवा को चीरती वो डार्क चेन्स वुजियांग और बाकियों को टारगेट करने लगती है। ये देख के हेवली फायर सीक्रेट टाइगर तुरंत ही रिएक्ट करता है, क्योंकि वो एक इंसानी फॉर्म में था। जैसे वो कुछ हैंडसेस को चेंज करता है उसके सामने एक बड़ा सा फायर बैरियर अपीयर हुआ था। इस फायर बैरियर को एक ब्लू फ्लेम ने भी कवर करके रखा होता है। नेक्स्ट मोमेंट में क्लैंक 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 की आवाजों के साथ वो चेन्स उस बैरियर पे आके टकराने लगी थी। इस नजारे को देख के वुजियांग की आंखें वाइड हो जाती हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि हेवली फ्लेम सीक्रेट टाइगर की 5 स्टार दूधी की पावर एक्चुअली में ट्विन गोस्ट एम्पर के खिलाफ डट पा रही है। तभी सीक्रेट टाइगर को एक फैमिलियर फिगर दिखाई देता है। उसकी आंखें तुरंत ही गुस्से से भर जाती हैं। वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ जल्दी नीचे जाओ। वो जानता था कि उसका बैरियर लंबे समय तक नहीं टिकेगा, ये बस कुछ समय का डिफेंस है। वो फिगर कोई और नहीं बल्कि म्यूइंग होती है। वो अपनी लोअर लिप को बाइट करके बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसकी बॉडी में से एक ब्लू
ऑरा राइज होता है। ये एक फ्लेम ऑरा था। तुरंत ही म्यूइंग के चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। जियान जिसकी आंखें लगातार बैटलफील्ड पे टिकी होती है, वो फाइनली म्यूइंग की तरफ शिफ्ट हुई थी। वो फ्लेम्स जो कि म्यूइंग को सराउंड कर रही थी, जियान को काफी अनयूजुअल लगती है। जियान खुद से बोलता है फ्लेम डेफिनेटली ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है, भले उसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम कंबाइन होने के बाद कितनी पावरफुल हो गई हो, तभी म्यूइंग के फ्लेम के सामने वो थरथर कांप रही थी। जब जियान मनी मन में कहता है ये फ्लेम मेरी उस फ्लेम से ज्यादा पावरफुल है जिसे मैंने 22 हेवली फ्लेम्स को फ्यूज करके बनाया है, तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज भी उसके दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं लेकिन ये एक होली फ्लेम से कमजोर फ्लेम है। जियान कहता है क्या सच में एक होली फ्लेम नहीं है? मुझे इतनी अजीब क्यों लग रही है? इसे देख के ऐसा लग रहा है कि एक समय पे प्रेजेंट है तो दूसरे मोमेंट पे गायब हो जाती है। जब काफी सोचने के बाद भी उसे म्यूइंग की फ्लेम के नेचर के बारे में पता नहीं लगता, वो अपने फोकस को फिर से बैटलफील्ड पे ले जाता है। तभी अचानक से इंशी के अटैक से टकरा के शायू पीछे आ गया था। जियान तुरंत ही आगे बढ़ के उसे सपोर्ट करता है। शायू को चेहरा जो कि हमेशा कंपोज रहता था, इस समय उस पर थकावट साफ दिखाई देती है। वो थोड़ा खांस के बोलता है मैं ठीक हूँ, मैंने बस इस घोस्ट टेम्पर की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जियान पूछता है सीनियर क्या इस घोस्ट टेम्पर को हराने का कोई और रास्ता नहीं है? अभी शायू का एक्सप्रेशन डार्क था। वो कहता है जब घोस्ट टेम्पर ने अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील किया था, मैं तुम्हारे अंदर एक पावर को सेंस कर पाया हूँ। वो टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है ये घोस्ट टेम्पर इनविंसिबल नहीं है, लेकिन इसकी कमजोरी अंदर छिपी हुई है और इसके डिफेंसेस बहुत मजबूत है। जियान कहता है सीनियर कुछ देर के लिए मैं आगे जाता हूँ, तब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने की कोशिश करो। एटलीस्ट ऐसा करने से जो स्पेशल शेडल टेक्निक आपने मुझे सिखाई थी, मैं उसकी थोड़ी कीमत चुका पाऊंगा। जियान की ऐसी बात को सुन के यूरो तुरंत ही एंग्शियस हो जाती है। वो कहती है जियान तुम ऐसा नहीं कर सकते, घोस्ट टेम्पर की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोली के बराबर हो चुकी है। वो भले इस समय कमजोर दिख रहा हो, तब भी तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। जियान अपने हाथ को वेव करता है, एक इनविजिबल फोर्स यूरो को वहीं पे लॉक कर देती है। जियान कहता है मैं सोच समझ के आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जिंदा वापस लौटने का प्रॉमिस करता हूँ। आखिरकार मुझे तुम्हारी इनहेरिटेंस को भी कंप्लीट करवाना है। जियान की आंखों में उस डिटर्मिनेशन को देख के यूरो फाइनली शांत हो जाती है। वो जानती थी कि जियान रुकने वाला नहीं है, लेकिन रिजॉल्व तो उसकी आंखों में फ्लैश हो रहा था। अगर जियान पे कोई बड़ा खतरा आता है तो अपनी इनहेरिटेंस पावर को तुरंत ही अनसील कर देगी। इस समय जियान के शरीर से फ्लेम्स राइज होने लगी थी और उसके पैर हवा में उठ जाते हैं। वो जानता था कि इस समय घोस्ट टेम्पर को कुछ समय तक रोकने की जरूरत है, जिससे कोई पावरफुल स्ट्राइक को प्रिपेयर कर सके। आखिरकार एक डिसाइसिव बैटल है, अगर रिस्क नहीं लिए गए तो सबके फेट सील हो जाएंगे। जियान को देख के हेवली फायर सीक्रेट टाइगर बोलता है तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो। वहीं पे जब म्यूइंग दिखती है घोस्ट टेम्पर के खतरे के सामने भी जियान अपने आप को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार है, उसकी आंखें फ्लिकर होती हैं। वो कहती है जियान हाँ। ये सुन के जियान नॉड करता है। म्यूइंग तब भी जियान को वार्निंग देते हुए बोलती है ये बैटलफील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, मैं वापस लौट जाना चाहिए। भले ही अब तक इस पॉइंट प्लंडरिंग कंपटीशन में जियान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही हो, तब भी म्यूइंग को ऐसा लगता था कि इस मैग्नीट्यूड की बैटल में जियान का पार्टिसिपेट करना कुछ खास इफेक्ट नहीं डालेगा। जियान की स्ट्रेंथ बस 4 स्टार दोली के अर्ली स्टेज पे है, ये घोस्ट टेम्पर के सामने कुछ नहीं है। जियान कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे पास अपने प्लान्स हैं। जियान की ऐसी बात सुन के म्यूइंग एकदम स्पीचलेस रह जाती है, लेकिन जियान की आंखों में रिजॉल्व को देख के वो भी समझ जाती है कि उसके शब्द अब काम नहीं करने वाले। जब जियान ऊपर उठा था, इसी मोमेंट में ट्विन घोस्ट टेम्पर यिनशी की नजरें नीचे जियान को क्रॉस करके म्यूइंग के ऊपर फोकस होती है। वो एक्चुअली में देख रहा था उन ब्लू फ्लेम्स को। अचानक से उसकी आंखों में एक शॉक फ्लैश होता है। वो कहता है ये क्या चीज है? उसके चारों तरफ की घोस्ट पावर होती है। लगता है म्यूइंग की फ्लेम की वजह से वो कांप गई है। आसमान में बैटल इंटेंस होती जाती है, लेकिन शार्प आईसाइट वाले लोग समझ पाते हैं कि अब ये फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। वो इमोर्टल सोर्ड जो कि ओल्ड मैन के हाथ में होती है, वे के बाद एक प्योरीफाइंग पावरफुल ब्लोज उन घोस्ट टेम्पर के खिलाफ अनलीश कर रही थी। ऐसे डिस्ट्रक्टिव पावर के खिलाफ यिनशी को अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर, वुजियांग, फूडू, जब भी 9 सोल मॉन्यूमेंट्स ओल्ड मैन को जरूरत पड़ती थी, तीनों लोग उसकी हेल्प के लिए आते थे। भले ये मोटल सोर्ड काफी पावरफुल हो, लेकिन वो भी डैमेज कंडीशन में होती है। इस वजह से रिकवर होने के लिए उसे इन तीनों की प्रोटेक्शन की जरूरत थी। वहीं पे म्यूइंग और जियान इस बैटल फील्ड के बिल्कुल एज पे पहुंच जाते हैं। वो किसी भी समय में मदद करने के लिए रेडी थे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओल्ड मैन को। कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद वो खुद से बोलता है आखिर ट्विन घोस्ट टेम्पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ डिफेंड करना चाहता हूँ। चारों लोगों के अटैक्स कितने फियर्स हो, वो भी यिनशी की बॉडी के पास पहुंच नहीं पाते। सारे अटैक्स न्यूट्रलाइज हो जा रहे थे। वहीं पे यिनशी के दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही होती हैं। वो म्यूइंग की फ्लेम को याद करके सोचता है आखिर इस लड़की के पास वो पावर कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल। जैसे जैसे म्यूइंग इस युद्ध के मैदान के करीब आती है, यिनशी ने जिस बॉडी को ऑक्यूपाई किया होता है, उस लड़की का दिल जैसे ब्लैक ऑरे ने सराउंड करके रखा था, उसमें हार्ट बीट शुरू हो जाती है। इस फीलिंग को सेंस करके यिनशी की आवाज ट्रेम्बल हो गई थी। वो कहता है डैम इट,
रुक जाओ, यिनशी जो कि गोस्ट क्रीचर है वो एक ह्यूमन बॉडी को डेवलप नहीं कर सकता। इस वजह से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसने ह्यूमन बॉडी को एक वेसल की तरह इस्तेमाल किया था। जियान जो सफेद कपड़े वाली लड़की से मिला होता है वही वो वेसल थी। भले वो खुद बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो, उसका शरीर यिनसे से कंपेटेबल होता है। जब उस लड़की को सील किया गया था तो यिनशे उसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की के अंदर का जो ऑब्सेशन था वो उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। लेकिन जब जियान ने उस लड़की को उसके मैसेज को पास करने का प्रॉमिस कर दिया, लगता है वो ऑब्सेशन सप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से ट्विन गोस्ट एम्परर उस बॉडी को कंट्रोल कर पाया। लेकिन जब से म्यूइंग इस बैटलफील्ड में अपीयर हुई है, लगता है वो ऑब्सेशन वैसे जाग चुका है। यिनशे को तेज हार्ट बीट फील करता है। वो चिल्ला के बोलता है डैम इट। ऐसा होने पे जो यिनशे को ऑरा सराउंड कर रहा था वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। इस काले ऑरे के फीके होने की वजह से फाइनली उसका असली रूप दिखाई दिया था। ये वही लड़की होती है। जब हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर ट्विन गोस्ट एम्पर के इस फॉर्म को देखता है, वो कहता है एक्चुअली में एक वुमन है। इस लड़की ने सफेद कपड़े पहन के रखे होते हैं, बस अभी उसके चेहरे को काले रंग की ऊर्जा ढक के रख रही थी। अभी सबसे ज्यादा ध्यान जो चीज आकर्षित कर रही थी वो उस लड़की का चेस्ट एरिया होता है, जहाँ पे एक व्हाइट एनर्जी पल्सेट हो रही होती है। अचानक से यिनशे चीख के बोलते आर्क। इस ट्विन गोस्ट एम्पर के इस हालत को देख के जियान काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है क्या हो रहा है। गोल्डन डैकिंग कुछ समय के बाद बोलते हैं ये इस लड़की म्यूइंग की वजह से है। लगता है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, यिनशे इस लड़की की वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और तुम जिस व्हाइट एनर्जी को देख पा रहे हो उस लड़की के अंदर का ऑब्सेशन है। जियान कहता है इसका मतलब ये है कि म्यूइंग और उस लड़की के बीच में कोई कनेक्शन है। म्यूइंग जो कि अपनी लोअर लिप को बाइट कर रही थी, उसकी आंखें भी टिकी होती है उस व्हाइट एनर्जी की तरफ जो यिनशे के चेस्ट एरिया से राइज हो रही होती है। अचानक से म्यूइंग के बालों में जो ऑर्नामेंट लगा हुआ था वो तेजी से चमकने लगता है। म्यूइंग कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहती है क्या चीज है और ये मुझे ऐसी गर्माहट क्यों महसूस करवा रही है। दूसरी तरफ नाइन सोल मॉन्यूमेंट चिल्ला के बोलते हैं सभी तैयार रहो, मुझे लगता है गोस्ट एम्पर कुछ प्लान कर रहा है। सीन चेंज हुआ था, हम देखते हैं यू क्वान को जो कि बैटलफील्ड के नीचे कोने से इस पूरे सीन को देख रहा होता है। अचानक से हम उसे तेजी से हंसते हुए देखते हैं। कहता है ओरिजिनली गोस्ट एम्पर ने उस इंसानी शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण हासिल नहीं कर पाया था, लगता है ये उसका आखिरी चांस है। यू क्वान कहता है होंगी रेडी हो जाओ। दूसरी तरफ गोस्ट जनरल म्यूलर और बाकी के गोस्ट क्रीचर्स बैटलफील्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जब वो गोस्ट जनरल आसमान में यिनशे को चीखते हुए देखता है, वो चिल्ला के बोलता है लॉर्ड यिनशे। फाइनली उसका ध्यान जाता है मिलर के ऊपर। वो कहते हैं मिलर, रेड वैली और हमारे लोगों के साथ तुम जमीन पे मौजूद सारे इंसानों को खत्म कर दो, मैं लॉर्ड यिनशे की हेल्प करने जा रहा हूँ। इसमें मिलर तुरंत ही एग्री करता है। हालांकि उसे पूरा पता नहीं था कि यह क्या हो रहा है, बट जिस लेवल की एनर्जी ट्विन गोस्ट एम्पर की बॉडी से बाहर आ रही थी उसे दूर से फील करने पे मिलर चिल फील कर रहा था। फाइनली उसकी आंखें देखती हैं चारों तरफ इंसानों को। वो कहते हैं इन सबको खत्म कर दो, हमारा विरोध करने वाले को बिल्कुल दया नहीं दिखाई जाएगी। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है, वो सभी गोस्ट क्रीचर्स जो कि शैडोज में छिपे होते हैं अपनी घोंसली औरों को रिलीज कर देते हैं और इनकी आंखें तुरंत ही लाल हो जाती हैं। लगता है घोस्ट वर्ल्ड से मिलर को भी कोई स्पेशल पावर मिल चुकी होती है। आज क्योंकि ये मून की रात है, इस वजह से जैसे ही मिलर अपने ऑरे को रिलीज करता है वो सीधा 4 स्टार दोदी मिडिल स्टेज पे पहुंच जाता है और जो गोस्ट जनरल उसके साथ आया होता है उसका ऑरा 5 स्टार दोदी तक पहुंच गया था। इन गोस्ट क्रीचर्स के अटैक्स को सबसे पहले नोटिस करने वाला म्यूफंग था। वो दांती मीस के बोलते हैं डैम इट, इतने सारे गोस्ट क्रीचर्स कहाँ से आए। वो फटाक से अपनी वुडन सोर्ड को बाहर निकाल के अपने सामने वर्टिकल स्लैश करता है। क्रैशिंग आवाज के साथ जियान का वो बैरियर टूट जाता है। ऐसा होने पे यूरोप भी आजाद हो गई थी। अभी म्यूफंग के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रेव थे। वो सेंस कर पा रहा था कि इन गोस्ट क्रीचर्स की स्ट्रेंथ 4 स्टार तो एम्पर लेवल पे पहुंच चुकी है और तो इनमें से कुछ गोस्ट क्रीचर्स तो 4 स्टार दोदी के पीक लेवल पे पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ इन गोस्ट क्रीचर से लोगोंग, चूहो और बाकियों ने फाइट शुरू कर दी थी। अब वो आसमान की बैटलफील्ड पे फोकस नहीं कर पाते। सीन जाता है जियान के पास। वो अपने बगल में खड़ी म्यूइंग से पूछता है म्यूइंग क्या तुम ठीक हो, लेकिन म्यूइंग उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। जियान कहता है डैम इट। उसकी नजरें जाती है यिनशे के ऊपर और उसके दिमाग में कुछ विचार आने लगे थे। जियान कहता है सीनियर्स मुझे कुछ समय चाहिए। वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। द सेम टाइम उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग एनर्जी इरप्ट होने लगती है। जियान के एक्शंस को देख के वू जियांग और नाइन सोल्स मॉन्यूमेंट दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे। उस समय नहीं पा रहे थे कि जियान क्या करना चाहता है, लेकिन ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए वो जियान की तरफ पहुंच रही एनर्जी वेव्स को रोकने लगते हैं। अभी तक यिनशे के सीने के पास जो व्हाइट एनर्जी थी उसमें काफी गोस्टली ऑरा मिक्स हो चुका होता है। ऐसा लगता है वो इविल पावर इस व्हाइट एनर्जी को डिवावर कर रही हो और गोस्ट एम्पर की चीखने की आवाजें कम, उसके हंसने की आवाजें ज्यादा हो जाती हैं। गोस्ट एम्पर हंस के बोलते हैं हा हा हा, आखिरकार इतने सालों के बाद तुम फाइनली शांत हो गई। वैसे भी इन इंसानों का भरोसा नहीं किया जा सकता, जो आज मैं तुम्हारे लिए इन सभी इंसानों को तबाह कर दूंगा। उसकी हंसी के साथ उसके सीने पे जो व्हाइट आइट मौजूद थी उसे भी डिवावर कर लिया जाता है और वो गोस्ट एम्पर की पावर में बदल जाती है। गोस्ट एम्पर फिर से हंस के बोलते हैं हा हा हा,
शेयिन तुम चाहे कहीं भी हो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस लड़की को पूरी तरीके से एसेम्बलेट कर चुका हूँ। मैं ट्विन गोस्ट एम्पर वापस आ चुका हूँ। उसकी आवाज एक दहाड़ में बदल के इस पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। उस लड़की के आखिरी ऑब्सेशन को डिवावर करके ट्विन गोस्ट एम्पर का ऑरा फाइनली ए स्टार गोस्ट एम्पर के लेवल पे पहुंच जाता है। इस पावर में और कुछ समय पहले की पावर में जमीन और आसमान का अंदर था। कुछ और समय तक हंसने के बाद इंशे की नजरें वापस से अपने अपोनेंट्स के ऊपर से गुजरती हैं। वो कहता है क्योंकि मेरी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, चलो अब तुमसे शुरुआत करी जाए। वो 9 सोल मॉन्यूमेंट्स ओल्ड मैन से बोलता है, 9 सोल्स टेल, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम और जुआन सेंडिन के 5 इमोर्टल्स ने मिलके मुझे इस जगह पे सील किया था, इस सील ने मुझे हजारों सालों तक टॉर्चर किया है और अब समय आ गया है कि उस दर्द को तुम भी महसूस करो। उसके मुंह से शब्द भारी आए थे। यिनशे की बॉडी फ्लेकर होकर एक ही बार में 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के सर के ऊपर अपीयर होती है। अभी उस ओल्ड मैन के चेहरे पे कोई पैनिक देखा नहीं जा सकता। वो कहता है, यिनशे भले तुम उस ह्यूमन बॉडी से फ्यूज हो चुके हो, जैसे तुम्हारी पावर को बूस्ट मिल गया है, लेकिन क्या तुम भूल चुके हो कि पिछली बैटल की वजह से तुम्हारे पास सब ज्यादा एनर्जी नहीं बची और ज्यादा बात रही तुम्हारी घोस्ट पावर की, वो भी लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। वो ओल्ड मैन आगे बोलता है, यिनशे तुम उस लड़की के अंदर से कुछ डेंजरस सेंस कर पा रहे होगे और वो डेफिनेटली तुम्हें हार्म कर सकता है। मैं बस तुम्हें कुछ समय के लिए रोकना है। तुम्हारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम हम सबको खत्म कर सको। यिनशे कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, ओल्ड गोस्ट तुम मुझे अच्छे से समझते हो। भले ही ट्विन गोस्ट एम्पर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा हो, वो जानता था कि 9 सोल्स मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन बिल्कुल सही कह रहा है। उसकी गोस्ट एनर्जी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अपनी सन को हासिल करने के लिए उसे समय की जरूरत है। अंदर से उसके दिमाग में भी आइडिया था कि उसे कुछ समय के लिए छुप के अपनी पावर को रिकवर करना चाहिए, फिर इन सभी को खत्म करना बिल्कुल आसान होगा। बात बस ऐसी थी कि ट्विन गोस्ट एम्पर का जो सिनिस्टर नेचर था वो उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है, क्योंकि अगर वो इन सभी की जान ले लेता है, मैं यहाँ पे लिटरली सोल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो सोल फ्रैगमेंट्स उसकी पावर को काफी ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं। और ट्विन गोस्ट एम्पर ये रिस्क लेने के लिए तैयार था। ऑफ कोर्स अपने कॉन्फिडेंस के बाद भी उसे 9 सोल मॉन्यूमेंट की ट्रम्प कार्ड के बारे में पता होता है और वो उसे डरता भी था। ये ट्रम्प कार्ड और कोई नहीं बल्कि 9 सोल्स मॉन्यूमेंट का खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना होता है। एक पीक 7 स्टार 2 एम्पर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सच में कैटास्ट्रोफिक पावर को जनरेट कर सकता है। भले यिनशे की स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच चुकी हो, वो तब भी ऐसी पावर का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। अपनी गोष्ठी को चैनल करके यिनशे कहता है, भले मैं इस समय तुम सभी को खत्म ना कर पाऊं, लेकिन थोड़ा ब्याज तो लेना बनता ही है। उस ब्लड मिस्ट में से फिर से वो डार्क चेन्स बाहर आती हैं। ये क्लैंक क्लैंक की आवाज के साथ स्पेस के एक हिस्से में घुस के दूसरे हिस्से में अपीयर हो रही थी। ऐसा लगता है इनके सामने स्पेस बिल्कुल टिक ना पा रहा हो। एक शो की आवाज के साथ वो डार्क चेन्स 9 सोल्स मॉन्यूमेंट की बॉडी को पेनिट्रेट कर देती हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी उस बुड्ढे के चेहरे पे कोई पैनिक दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल होती है। उन चेन्स को टाइटली पकड़ के वो ओल्ड मैन कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारे घोस्ट वर्ल्ड की सोल चेन टेक्निक है। यिनशे कहता है, हाँ, और अगर एक बार इन चेन्स के चंगुल में 2 इमोर्टल्स भी आ जाते हैं तो उनकी मौत तय हो जाती है। 9 सोल्स मॉन्यूमेंट अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हें इतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, काफी जल्दी ये सभी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। ये सुन के 9 सोल्स मॉन्यूमेंट बोलता है, यिनशे लगता है तुम मुझे अब भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अचानक से उसके हाथों में से एक रेड फ्लेम्स की वेव रप्ट होती है। ये चेन्स को पकड़ के यिनशे की तरफ आगे बढ़ जाती है। 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के काउंटर अटैक की वजह से यिनशे चौंक गया था। वो दांती मीज के बोलता है, डैम इट। एक इंस्टेंट के अंदर वो लाल रंग की फ्लेम्स उसकी घोंसले जी को जलाने लगी थी। साफ तौर पे 9 सोल्स मॉन्यूमेंट इस ट्विन गोस्ट एम्पर की पावर को और भी डिप्लीट करना चाहता है। अभी नजारा ऐसा था कि दोनों एनर्जीज एक दूसरे को लिमिट्स तक पुश करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन कोई भी छड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये मामला बना रहता है कुछ और सेकंड्स तक, फिर यिनशे के मुंह से गुर्राने की आवाज बाहर आती है और उसका जो घोंसली ऑरा होता है उसके अंदर से कई और फेसेस दिखाई देने लगते हैं। 4 काले रंग की चेन्स जो कि पिछली चेन से और ज्यादा पावरफुल थी, वो 9 सोल्स मॉन्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ गई थी। इससे पहले यिनशे अपनी जीत की वजह से खुश हो पाता, उसके दिमाग में एक डीप वॉइस गूंजती है। वो आवाज कहती, ही यिनशे, तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। वो चारों चेन्स जो कि 9 सोल्स मॉन्यूमेंट से टकराने वाली थी, उन्हें एक इनविजिबल फोर्स रिपेल कर देती है। इस चीज ने यिनशे को स्टार्टल कर दिया था। इस बैटलफील्ड में अपीयर होता है वो रेड रोड मैन। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, चैंगयू। अभी यिनशे का एक्सप्रेशन शॉक से भर चुका था। वो कहता है, बर्निंग इंसेंस पवेलियन के आउटर पवेलियन के डेप्यूटी पवेलियन मास्टर। चैंगयू एक शांत आवाज में कहते हैं, यिनशे अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ लौटो, तुम्हारे क्राइम्स बहुत बड़े बड़े हैं। अभी यिनशे का चेहरा एकदम डार्क हो चुका होता है। वो समझ गया था कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं। इसी मोमेंट में यिनशे के बगल में एक घोंसली फिगर अपीयर होता है। वो कहता है, मास्टर। यिनशे कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। तो फिर तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो घोंसली फिगर बोलता है, मास्टर यूक्वान ने हमें धोखा दे दिया है। उसने शेन की हत्या करके उसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया है। तुरंत ही यिनशे गुस्से के मारे आग बबूला हो गया था। वो कहता है, डैम यूक्वान, इसके एक्चुअली मुझे धोखा देने की हिम्मत
हो गई। इन दोनों के बीच में क्या बात चल रही थी उसे चंग यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। फिर जैसे वो अपने हाथ को वेव करते हैं, एक बड़ा सा फायर पिलर जिसमें से टेरिफाई एनर्जी रेडिएट हो रही होती है वो ट्विन गोस्ट टेम्पर की तरफ आगे बढ़ गया था। इस अटैक को आती हुई देख किंशा की बॉडी फ्लिकर होती है। वो अपनी जगह से जस्ट डिसअपीयर हो ही पाया था तभी अटैक अराइव होता है। बैंक की आवाज के साथ वो स्पेस एकदम फट जाता है। दूसरी तरफ म्यू यूइंग जो कि अभी तक ही सपने में खोई हुई थी वो लगता है रिकवर होने लगी थी। यूइंग कहती है आखिर ये प्रेजेंस मुझे फैमिलियर क्यों लग रही है। दूसरी तरफ जियान हवा में क्रॉस लेग बैठा होता है। उसकी दोनों आंखें बंद होती है और उसके दोनों हाथों के बीच में वो टेरिफाइंग फोर्स क्रिएट हो रही होती है। इस बार जियान के फ्लेम लोटस में वो 22 फ्लेम्स ही नहीं बल्कि लोंगी की ब्लड फ्लेम भी होती है। साथ में जियान के हाथों में वो डिवाइन इंस्क्रिप्शन रून भी चमक रहा था। जियान मनी मन में कहता है आई होप ये काम करेगा। गोल्डन डैगिंग मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलते हैं तुम्हें केयरफुल रहना होगा। आज तक तुमने इस मेथड को ट्राई नहीं किया है और मैं उस इंशे के अंदर एक सिनिस्टर पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि चैंग यू उसे अकेला हैंडल कर पाएगा। जियान कहता है मास्टर समझ गया। जब उसके दोनों हथेलियों के बीच में ये लोटस ऑफ एनाइलेशन जन्म ले रहा था, इसमें एक तरह से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो दूसरी तरफ से मेंटल पावर भी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। जब ये तीन अलग अलग तरीके की पावर साथ में अपीयर होती है ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करती है। ऐसा होने पर जियान भी बैलेंस खोने लगता है। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। जियान कहता है डैम इट मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इन तीनों फोर्सेस को हार्मनी में लाने के लिए वो चिल्ला के बोलता है ऑल पावर्स कंबाइन। इसी मोमेंट पे हेवली फायर सेक्रेट टाइगर की नजरें जियान के ऊपर जाती हैं। जब वो जियान के एनाइलेशन लोटस को देखता है ऐसा लगता है सेक्रेट टाइगर को गहरा शॉक लग गया हो। वो कहता है जियान ये इस फॉर्मेशन की पावर टेरिफाइंग के बियॉन्ड चली गई है। उसकी हेवली फ्लेम की एनाइलेशन पावर होती है वो किसी भी चीज को इंसिनरेट करने के लिए तैयार थी और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था जिससे किसी की सोल भी बच न पाए। इन सारी फोर्सेस को जियान पहली बार मर्ज कर रहा होता है। वो फुल कंसंट्रेशन के पास कुछ डिवाइन इंक्रिप्शन को भी इस्तेमाल करने लगता है। कुछ फ्रेम्स धीरे धीरे करके स्टेबलाइज होने लगी थी। वो अपने होठों को लिख करके बोलता है आई वंडर इस बार ये अटैक कितना पावरफुल होने वाला है। तो जब चूहो लुकवांग और बाकी के लोग जियान के एक्शंस को देखते हैं इन सभी के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। चूहो कहता है ये पूरी तरीके से पागल है। वो जियान के हाथों के बीच की पावर में से एनाइलेशन स्ट्रेंथ सेंस कर पा रहा था जो कि यह मौजूद सभी का नामो निशान मिटा सकती है। जियान जिसका पूरा माथा उन नीली नीली नसों से भर चुका था वो दांती मीस के बोलता है बस थोड़ा सा और। वो फ्लेम्स को मर्ज करने में एकदम मास्टरी हासिल कर चुका होता है लेकिन असली परेशानी उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर का फ्यूजन दे रहा था। ऐसा लगता है इनकी जन्मों जन्मों की दुश्मनी हो। ये बिल्कुल पास आने के लिए तैयार नहीं होते। वहीं पे वो लोटस ऑफ एनाइलेशन जियान के दोनों हाथों के बीच में शांत रहता है। ये उस बंदर की तरह लग रहा था जो कि कुत्ते और बिल्ली की फाइट देख रहे हो। बैटल चाहे कितनी भी इंटेंस होते जा रही हो सबसे डोमिनेंट पावर वो लोटस ऑफ एनाइलेशन ही रहता है। धीरे धीरे जियान को रियलाइजेशन होता जाता है कि अपनी मेंटल और सोल पावर को कंप्रेस करने के लिए उसे ओवरवेलमिंग एनर्जी की जरूरत है। लेकिन उसने प्रोसेस को शुरू कर दिया हो इतने में जियान की आधे से ज्यादा ऊर्जा गायब हो गई थी। जस्ट जियान डेस्परेटली होने वाला होता है तभी उसके हाथ में एक मिस्टीरियस रून जाग जाता है। भले इस ग्लोइंग लाइट को औरों ने नोटिस ना किया हो ये चीज जियान के लिए सेम नहीं थी। उसे इस चीज के अंदर से पावरफुल फोर्स सेंस होती है। जियान मनी मन में कहते हैं सोल ईटर टेलिस्मैन है। इस एनर्जी के अंदर इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग डिवावरिंग पावर होती है जिसके सामने जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर हल्की सी ट्रेम्बल होने लगी थी। इन दोनों फोर्सेस के शांत होती जियान बिना हेजिटेशन के फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करने लगता है। इन दोनों ही फोर्सेस को लोटस ऑफ एनाइलेशन के अंदर धीरे से छिपाया जाने लगता है। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस के दौरान जियान को रियलाइज नहीं हुआ था कि जब वो इन दोनों पावर्स को लोटस ऑफ एनाइलेशन से मर्ज कर रहा था तो उसमें एक और डार्क पावर एंटर कर जाती है। ये डिवावरिंग पावर सोल ईटर टेलिस्मैन से आई होती है। सीन लौटते वापस से आसमान में चैंग यू कहते हैं तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारी पावर अभी मेरे लेवल पे नहीं है। इनसे चिल्ला के बोलते हैं डैम ओल्ड गोस्ट तो तू मेरे कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा नहीं था कि जोन 13 के फैक्शंस इस तरीके से तैयार बैठे होंगे और उसके लिए परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। चैंग यू के ऑरे को सेंस करके वो समझ जाता है कि चैंग यू के पास पीक 7 स्टार दोदे की पावर है। वैसे तो वो खुद एक 8 स्टार गोस्ट टेम्पर होता है जो कि चैंग यू को हराने में बिल्कुल काबिल है लेकिन इतने सारे ओपोनेंट से फाइट करने की वजह से उसकी एनर्जी रिजर्व एकदम खाली हो गई थी। इनसे सिचुएशन इसलिए और खराब थी क्योंकि उसने उस व्हाइट रोड वुमन की ऑब्सेशन को अभी ऑब्जर्व किया था। उस 8 स्टार 2 एम्पर की पावर से काफी अनफेमिलियर है। अगर फाइट सिर्फ चैंग यू से करनी होती तो इनसे फाइट के दौरान भागने का मौका भी देखता लेकिन अभी 9 सोल मॉन्यूमेंट शायू और भी कई एक्सपर्ट चारों तरफ मौजूद है। स्पेशली वो फ्लेम पावर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता जो कि दूर बैठे लड़के की हथेली के बीच में जन्म ले रही है। तो इन गोस्ट टेम्पर इनिशियल डिफेंसिव मोड में आके चैंग यू को घूरने लगता है। ये देख के चैंग यू अपने सिर को हिला के बोलते हैं तो तुम इतने सालों से इस षड्यंत्र में लगे हुए थे। नीचे धरती के युद्ध की शुरुआत में वो घोस्ट क्रीचर्स थोड़े डोमिनेंट लग रहे थे लेकिन
काफी जल्दी एडवांटेज चूहुओ, लुवांग और बाकियों की तरफ चला जाता है। इनमें भी सबसे खतरनाक अपोनेंट होती है वो औरत जिसके हाथ से छोटे से सांप लिपटे हुए होते हैं। इसके दोनों साइड यूरो और म्यूफंग लड़ रहे होते हैं। इस बैटल की ऐसी हालत को देख के म्यूलर का चेहरा एकदम डार्क हो चुका होता है। वो कहता है निकम्मे। फाइनली वो रेड वैली के लोगों की तरफ देख के गुर्रा के बोलता है, तुम सब यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, युद्ध में शामिल क्यों नहीं होते। उस ग्रुप में से तभी एक मोटा ताजा इंसान बाहर आता है। वो कहता है आखिर हम तुम्हारे ऑर्डर्स को क्यों सुने, हमें बस हमारी वैली मास्टर ही कमांड कर सकती है। जब ये ग्रुप म्यूलर के ऑर्डर्स नहीं मानता, म्यूलर तुरंत ही आग बबूला हो जाता है। वो कहता है डैम रेड वैली, तो अब तुम सभी मेरे साथ गेम खेल रहे हो। जब वो फिर से देखता है कि किस तरीके से घोस्ट क्रीचर्स की बैंड बज रही है, न चाहते हुए भी उसके कदम पीछे हटने लगते हैं। भले ही उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज हो चुकी हो, इस कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स उसकी बैंड बजा सकते थे। आसमान में फ्लोट कर रहे चैंग यू नीचे पॉइंट करके बोलते हैं, यिनशेन नीचे देखो, ये तुम्हारे सबोर्डिनेट्स लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। अभी तक जियान के हाथों में एक बहुत ही सुंदर सा 23 रंगों का फ्लेम लोटस दिखाई देने लगता है। इसकी एक लेयर के नीचे कुछ ऐसी मिस्टीरियस पावर शेप भी होती है जो कि स्पेस को बिल्कुल रिकवर नहीं होने दे रही थी। जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है, जियान की आंखों की चमक बढ़ती जाती है। अच्छी बात है कि यिनशे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चैंग यू मौजूद थे। म्यू युइंग जो कि जियान के बगल में थी, वो इस समय रिकवर हो चुकी होती है। कुछ समय पहले जब उसने यिनशे को देखा था, तो उसे अंदर से ऐसी भावना आती जैसे वो यिनशे से पहले मिल चुकी हो। इस कनेक्शन के बारे में सोच के म्यू युइंग थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अच्छी बात है कि उसे रिकवर करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। जब वो देखती है कि पावरफुल फिगर यिनशे को रोक के रख रहा है, उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। तुरंत ही उसका चेहरा एकदम अस्टोनिशमेंट से भर गया था। वो कहती है लड़का आखिर कर क्या रहा है। अपने हाथों से अपने होठों को कवर करके वो एक शौक से भरी हल्की सी आवाज में बोलती है, आखिर इसके पास इतने सारे फ्लेम सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, और वो इन सभी को साथ में फ्यूज कर रहा है। क्योंकि म्यून के पास भी फ्लेम थी, उसे फ्लेम्स के नेचर के बारे में अच्छे से पता होता है। अपनी पीक 4 स्टार 2D की पावर होने के बाद भी वो जियान के आइडिया को बिल्कुल ट्राई नहीं करेगी। नीचे के बाद एक घोस्ट क्रीचर्स को हारते हुए देख यिनशे फाइनली अपनी आंखें बंद करके साय करता है। वो कहता लगता है इस बार मैंने सच में मिस कैलकुलेट कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरीके से होंगी। लेकिन अगली पल उसकी आंखों में एक फ्रोशियसनेस फ्लैश हुई थी। वो कहता है चार्म एक्टिवेट। चलो आज हम इन इंसानों को बताते हैं कि हमारी घोस्ट वर्ल्ड की ट्रू पावर कैसी है। यिनशे के मुंह से शब्द खत्म भी नहीं हो पाए थे, हम जमीन पे मौजूद तुरंत ही सारे घोस्ट क्रीचर्स को स्वैल होते हुए देखते हैं। इन सभी की औरें वॉलेंट हो जाते हैं। इस नजारे को देख के होंगी भी एकदम चौंक गई थी। वो कहती है नॉट गुड। इससे पहले वो अपनी टोली को चेतावनी दे पाती, बैंग 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 की आवाजों के साथ और भी कई टेरिफाइंग और रिलीज होने लगे थे। उसके जो रेड वैली के मेंबर्स होते हैं, उन सभी के शरीर भी फूलने लगते हैं। ये बिल्कुल उन घोस्ट क्रीचर्स की तरह लगने लगे थे। आसमान में खड़ा यिनशे कोल्ड आवाज में कहता है, चैंग यू मेरे और जॉन सेंटिन के बीच की दुश्मनी बहुत गहरी है और अब मुझे मौत का भी डर नहीं रहा है। ये कह के अपने हाथ को वेव करता है। आसमान में एक लाल रंग का वोटेक्स बनने लगता है। ये वोटेक्स सारी घोस्टली एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगा था। रेड वैली के मेंबर्स जो भी ट्रांसफॉर्म हुए थे, वो भी इस वोटेक्स के अंदर छलांग मार देते हैं। अब असल में वोटेक्स कैसे इफेक्ट दिखाने वाला है, ये तो हमें इस एपिसोड में बताया नहीं गया है, क्योंकि बस इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को समझ के एक्सप्लेन करने में तुम्हारे भाई को भी चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि पूरा एपिसोड जो कि 4 चैप्टर से बना हुआ है, उसकी इंग्लिश इतनी घटिया थी कि कुछ चीजों को समझने में तुम्हारे भाई को 10-10 मिनट लग गए हैं। इस वजह से थोड़ा सा आराम करके फिर से स्टोरी को डिकोड करते हैं और आप सभी के लिए आगे की स्टोरी लाते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, जिससे हम भी जान सके कि कहीं हमारे एफर्ट्स बेकार तो नहीं जा रहे हैं। असल में बात ऐसी है कि आप सभी की जिद की वजह से मैं स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जबकि स्टोरी की ट्रांसलेशन सबसे घटिया है। इस वजह से जब तक आप सभी का साथ होगा, हम चीजों को बेटर करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें घोस्ट एम्पर का लास्ट स्ट्रगल देखने को मिलेगा और जिस चीज का तुम सभी को इंतजार था वो होने वाला है। क्या कह रहे हो, स्पॉइलर बता देना चाहिए? तो चलो बता देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में जागने वाला लिटरली, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है, वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हैं। एंड देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।